हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं कैश फ्लो स्टेटमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अनुसार। बेटा, कैश फ्लो स्टेटमेंट को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला जो पार्ट होता है वह होता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। दूसरा जो पार्ट होता है वो होता है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। और तीसरा जो पार्ट होता है वो होता है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अनुसार जो हमारा कैश फ्लो होता है उसके कितने पार्ट होते हैं? उसके 3 पार्ट्स होते हैं। क्लियर? पहला ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, दूसरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और तीसरा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। क्लियर हुआ? मैं आपको इस वीडियो में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के बारे में बताऊंगा। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इनडायरेक्ट मेथड, 2 मेथड होते हैं बेटा कैश फ्लो बनाने के, एक डायरेक्ट मेथड और एक इनडायरेक्ट मेथड। तो मैं आपको इनडायरेक्ट मेथड से कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैसे निकालते हैं वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो देखिए आप, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। देखिए, सबसे पहले लिखेंगे हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। क्या लिखेंगे पहले हम? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ये मैं आपको सॉल्व करना बताऊंगा कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे निकालते हैं। एडजस्टमेंट फॉर, इसमें पहला आता है बेटा, इसमें सबसे पहले हम लिखते हैं, ऐड करेंगे नॉन कैश आइटम्स। नॉन कैश आइटम्स। अब नॉन कैश आइटम कौन कौन से होते हैं देखो, इसके बारे में देखिए आप। डेप्रीसिएशन, ये सब ऐड होने वाले हैं बेटा। गुडविल रिटर्न ऑफ, पेटेंट्स रिटर्न ऑफ, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, एसेट्रा। ये आपके हो गए बेटा नॉन कैश आइटम्स। इसमें ऐड करेंगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। अब नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आएगा इंटरेस्ट पेड ऑन बोरोइंग, या बोल सकते हैं लोन्स। डिविडेंड पेड
डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स हो सकता है, ऑन इक्विटी शेयर्स पे, ठीक है। लॉस ऑन सेल, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, लॉस ऑन सेल, लॉस ऑन सेल, लॉस ऑन सेल ऑन लॉन्ग टर्म, ऑन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो ये आएंगे आपका इसमें नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस लॉसेस में इंटरेस्ट पेड ऑन बोरिंग एंड लोन्स, डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी, ऑन प्रेफरेंस शेयर्स, कुछ हो सकता है। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, लॉस ऑन सेल ऑन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एसेट्रा। ये आपके आ गए नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। इसमें लेस करते हैं हम नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स एंड गेन्स, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स एंड गेन्स। इसमें क्या आ जाएगा बेटा, डिविडेंड रिसीव्ड, ये सब माइनस होंगे तो ब्रैकेट में लिख देता हूं। डिविडेंड रिसीव्ड हो गया, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, इनकम रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। लीजिए बेटा, ये आप इनको सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेज, क्लियर। तो बताइए आप कि हमें अगर नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस निकालना है तो क्या करेंगे हम, एडजस्टमेंट फॉर, देखिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स में हम लिखेंगे एडजस्टमेंट फॉर। एडजस्टमेंट फॉर में क्या आते हैं बेटा, 3 पार्ट्स होते हैं इनके। नॉन कैश आइटम जितने भी होते हैं उनको हम ऐड करते हैं। उसमें क्या आएगा, डेप्रिसिएशन आएगा, गुडविल रिटर्न ऑफ आएगा, पेटेंट रिटर्न ऑफ आएगा, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स आएगा, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, रिटर्न ऑफ एसेट्रा। ये सब हमारे नॉन कैश आइटम होते हैं। नॉन कैश आइटम जितने भी होते हैं वो सब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ऐड हो जाते हैं। फिर ऐड करते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ये भी बेटा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ऐड होते हैं। तो इसमें आता है इंटरेस्ट पेड ऑन बोरोइंग्स या लोन्स, डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, लॉस ऑन सेल ऑन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एसेट्रा। लेस करते हैं हम नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स एंड गेन्स, इसमें डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एसेट्रा। ये आपका ये सब ऐड करेंगे, इसमें से ये माइनस कर देंगे, तब आपका जो आएगा नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अगर प्लस में आएगा तो प्रॉफिट होगा और अगर माइनस में आया तो लॉस होगा। अब इसमें क्या करते हैं बेटा, ऐड करते हैं हम, ऐड देखना ध्यान से, ऐड करेंगे हम डिक्रीज इन करंट सेट्स, डिक्रीज इन करंट सेट्स हमको डिक्रीज इन करंट सेट में ऐड करेंगे
इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। याद रखना, डिक्रीज इन करंट एसेट्स हम ऐड करते हैं और इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज भी ऐड करते हैं। कह सकते हैं करंट एसेट्स में अपोजिट होता है, करंट एसेट्स अगर डिक्रीज होंगे तो उन्हें ऐड करेंगे, करंट लायबिलिटीज इंक्रीज होंगी तो उन्हें ऐड करेंगे। जस्ट अपोज कर दो इसका, क्या करते हैं लेस, अगर इंक्रीज इन करंट एसेट्स, इंक्रीज इन करंट असेट्स होंगे तो उन्हें माइनस करेंगे, लेस करेंगे डिक्रीज इन करंट एसेट्स, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, जिसे हम माइनस कर देंगे। क्लियर? ये आप कर लेंगे। इसमें से एक चीज और लेस करते हैं बेटा, टैक्स पेड। देखिए सॉल्व करने के बाद यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका। उसके बाद इसमें लेस करेंगे हम टैक्स पेड, तो टैक्स पेड करेंगे वो लेस हो जाएगा। और आपके इसमें ऐड कर देंगे बेटा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। क्लियर? ये ऐड कर देते हैं, आपका आ जाएगा आंसर नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अगर ये प्लस में आएगा तो नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कहलाएगा, अगर ये माइनस में आएगा तो कहलाएगा नेट यूज्ड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। क्लियर? समझ में आ गया? ये इसका प्रारूप था, मतलब स्पेसिमेन। ये किसका था स्पेसिमेन? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये डिक्रीज इंक्रीज हम पहचानेंगे कैसे। देखिए आपको मैं डिक्रीज इंक्रीज निकालना सिखाता हूँ। देखिए 2010 एंड 2011। अब देखिए यहाँ पर लिखा हमने इन्वेंट्री। तो बेटा इन्वेंट्री क्या है? हमारी करंट एसेट्स। मान लीजिए यहाँ पर 20,000 है, यहाँ क्या है 25,000। मतलब हमारी जो इन्वेंट्री है वो 2010 में कितनी है? 20,000 है, और 2011 में कितनी है? 25,000 है। इसी तरह से डेटर्स यहाँ पे 15,000, यहाँ पर हो गए 10,000। इसे क्रेडिटर्स हमारे 12,000 या 15,000। बिल्स पेबल यहाँ पर 10,000, यहाँ हो गए 5,000। देखिए ध्यान से। अब यहाँ देखिए बेटा इन्वेंट्री हमारी क्या है? करंट एसेट्स। क्या है इन्वेंट्री हमारी? करंट एसेट्स। डेटर्स क्या है हमारा? करंट एसेट्स। क्रेडिटर्स क्या है हमारी? करंट लायबिलिटीज। और बिल्स पेबल क्या है हमारी? करंट लायबिलिटीज। समझ में आया? अब देखिए बेटा इंक्रीज और डिक्रीज निकालना मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए बेटा इन्वेंट्री हमारे 2010 में कितने थे? तो 10 में 20,000 थे, 11 में कितने हो गए? 25,000। बताइए ये डिक्रीज हो रहा है इंक्रीज? हमें अपने लास्ट ईयर से कंपेरिजन करना है। लास्ट ईयर में हमारे इन्वेंट्री 20,000 था, अब कितना हो गया? 25,000। तो हम बोल सकते हैं बेटा ये हमारे 5,000 के इन्वेंट्री इंक्रीज हुए। क्या हुए? इंक्रीज, क्योंकि बेटा ये लास्ट ईयर से बढ़ रहे हैं। अब देखिए डेटर्स लास्ट ईयर में कितने थे? 2010 में थे 15,000। अब करंट में कितने? करंट में 10,000 है। तो बेटा ये डिक्रीज हो रहे हैं। कितने डिक्रीज हो रहे हैं? 5,000 डिक्रीज हो रहे हैं। अब देखिए क्रेडिटर्स देखिए बेटा 2010 में कितने थे? 12,000। अब 11 में कितने हो गए हैं? 15,000। तो ये 3,000 से इंक्रीज हुए। आप लोग क्लियर हो रहा है? अब देखिए बिल्स पेबल देखिए 2010 में कितने थे? 10,000। अब कितने हो गए? 15,000। अब 5,000। तो ये डिक्रीज हो रहे हैं, ये 5,000 के डिक्रीज हो रहे हैं। क्लियर हुआ कि डिक्रीज इंक्रीज कैसे हम निकालते हैं? लास्ट ईयर से देखते हैं हम। लास्ट ईयर
लास्ट ईयर में कितने थे और करंट ईयर में कितने, करंट ईयर में कितने हैं। अगर बढ़ रहे हैं तो इंक्रीज, घट रहे हैं तो डिक्रीज। अब देखिए यहाँ पर इन्वेंट्री हमारी करंट सेट्स है और करंट सेट क्या हो रही है, देखो करंट सेट हमारी इंक्रीज हो रही है। करंट सेट क्या हो रही है, इंक्रीज। जब करंट सेट इंक्रीज होती है तो उन्हें क्या करते हैं, लेस करते हैं। क्या करते हैं, लेस करते हैं। डेटा से हमारी जो करंट सेट्स है क्या हो रहे हैं, ये डिक्रीज, तो इन्हें हम ऐड करेंगे। क्या करेंगे, डिक्रीज इन करंट सेट को हम ऐड करते हैं। लाइबिलिटीज देखिए बेटा, क्रेडिट्स हमारी करंट लाइबिलिटीज है, क्या हो रहा है, इंक्रीज। तो देखो बेटा इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज, इसे हम ऐड करेंगे। बिल्स पेबल हमारी करंट लाइबिलिटीज क्या हो रहा है, डिक्रीज, तो इसे हम लेस करेंगे। तो आपको करंट असेट्स, करंट लाइबिलिटीज में डिक्रीज इंक्रीज समझ में आ गया। याद रखिएगा लाइबिलिटीज जो होती हैं, करंट लाइबिलिटीज में रूल्स सीधा लगता है। मतलब जो करंट लाइबिलिटीज हमारी इंक्रीज होंगी तो उन्हें प्लस करेंगे और डिक्रीज होंगी तो उन्हें माइनस करेंगे। करंट असेट्स में उल्टा होता है, अगर वो डिक्रीज होंगे, करंट असेट डिक्रीज होंगे तो उन्हें प्लस करेंगे और अगर इंक्रीज होंगे तो उन्हें माइनस करेंगे। क्लियर, समझ में आया आपको। अब हाँ याद रखिएगा आप लोग, करंट असेट्स में हम किसको सम्मिलित नहीं करते। देखिए करंट असेट्स में किस मतलब करंट में शामिल नहीं करते, शामिल नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। मतलब कैश फ्लो बनाते समय, कैश फ्लो बनाते समय कैश फ्लो में हम क्या क्या इंक्लूड नहीं करते हैं, इसको नोट कर लेना आप लोग। देखो बेटा, एक तो कैश इन हैंड, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, और बेटा करंट इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट, इनको बेटा हम करंट असेट में सम्मिलित नहीं करते। मतलब कैश फ्लो बनाते समय, कैश फ्लो बनाते समय इनको हम करंट असेट में शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि ये बेटा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट माने जाते हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ठीक है बेटा, क्योंकि हमें यही आंसर मालूम करना होता है। तो हम कैश फ्लो बना रहे हैं तो कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और करंट इन्वेस्टमेंट, इनको हम करंट एसेट में शामिल नहीं करते हैं। क्लियर। आप देखिए करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज में शामिल नहीं करते हैं। किसको बेटा, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट को शामिल नहीं करते हैं। याद रखिए बैंक ओवरड्राफ्ट कहाँ जाता है बेटा, ये बेटा हमारा जाता है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में, ये हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में लिखा जाता है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट को हम करंट लायबिलिटी में शामिल नहीं करते हैं, इसे कहाँ लिखेंगे हम, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में लिखेंगे। ठीक है बेटा। और याद रखिएगा बेटा, जो हमारा प्रपोज्ड डिविडेंड होता है, तो प्रपोज्ड डिविडेंड हम सिर्फ लास्ट ईयर का ध्यान रखेंगे बेटा। प्रपोज्ड डिविडेंड ये अलग रूल है बेटा। प्रपोज्ड डिविडेंड कौन सा लेंगे बेटा, लास्ट ईयर का, लास्ट ईयर। और बेटा प्रपोज्ड डिविडेंड जो लास्ट ईयर का होता है उसे वो प्रीवियस ईयर भी बोलते हैं। तो वो कहाँ लिखा जाएगा, वो आपका एप्रोप्रिएशन, जब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालेंगे वहाँ जाएगा लास्ट ईयर का ही, और उसके बाद जाएगा आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। क्लियर। तो प्रपोज्ड डिविडेंड प्रीवियस ईयर को ध्यान में रखना है कैश फ्लो बनाते समय, और प्रपोज्ड डिविडेंड करंट ईयर को ध्यान में नहीं रखना है। तो आपको ये समझ में आ गया बेटा। अब मैं आपको निकालना सिखाऊंगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। देखिए बेटा, कैश वो नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बिफोर
टैक्स हम कैसे निकालते हैं, देखिए ध्यान से। इसे बनाते समय आपको देखना है रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस, बेटा रिजर्व सरप्लस में लिखा होता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस। तो हम लिखेंगे बेटा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इन करेंट ईयर का ले लेंगे। तो लिखेंगे बेटा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस इन प्रीवियस ईयर के ले लेंगे। ये आएगा बेटा हमारा इंक्रीज या डिक्रीज, बेटा इंक्रीज कब आएगा, जब हमारा करंट ईयर अधिक होगा। ठीक है, मान लीजिए करंट ईयर हमारा 50,000 रुपये है और प्रीवियस ईयर कितना है 30,000 रुपये है, तो 50 में से 30 जाएंगे तो इंक्रीज आएगा। और जब प्रीवियस ईयर अधिक होता है, करंट ईयर कम होता है, मतलब प्रीवियस ईयर मोर देन करंट ईयर, तो आता है डिक्रीज। इसमें ऐड करते हैं हम ऐड एप्रोप्रिएशन। बेटा मैं आपको बता दूं, जब स्टेटमेंट प्रॉफिट लॉस ना हो तो बेटा रिजर्व सरप्लस में दे रखा होता है रिटेन अर्निंग्स, तो हम रिटेन अर्निंग्स लेकर चलते हैं। रिटेन अर्निंग्स भी ना हो तो हम जनरल रिजर्व लेके भी चल सकते हैं, वही जनरल रिजर्व करंट ईयर का और प्रीवियस ईयर का। और अगर कुछ भी ना दिया हो तो हम लेके चलते हैं रिजर्व एंड सरप्लस से ही। एनी प्रॉब्लम, क्लियर? तो एप्रोप्रिएशन सबसे पहले डालेंगे हम ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, फिर लिखेंगे बेटा ट्रांसफर टू अदर रिजर्व्स, इंटरिम डिविडेंड, proposed dividend in previous year, proposed dividend in previous year लिख लेंगे बेटा। ये आ जाएगा हमारा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। हम इसमें ऐड करेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स ड्यूरिंग द ईयर। क्लियर? आपका आंसर आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। समझ में आया? अगर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आपको बनाना है तो सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो सबसे पहले आप इसको बनाएंगे, ठीक है? तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के बाद वो यहाँ लिखेंगे, उसके बाद उसमें ऐड करेंगे हम एडजस्टमेंट फॉर। क्लियर? समझ में आया आप लोगों को? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज समझ में आया होगा। इसका नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका एक न्यूमेरिकल पार्ट करा दूंगा, ठीक है? कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट में लिखकर बताएं। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें। थैंक यू।